सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो इस वीडियो में हम करने वाले क्लास 10 साइंस से हमारा जो चैप्टर फर्स्ट आ जाता है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसके हम करने वाले एनसीईआरटी सॉल्यूशन। बिल्कुल डिटेल में हर एक क्वेश्चन को हम बिल्कुल आंसर को अच्छे से समझने वाले, किस तरीके से आपको एग्जामिनेशन में लिखना है ताकि बोर्ड एग्जामिनेशन में ताकि आपको फुल मार्क्स अलॉट हो, साथ साथ कौन से क्वेश्चन समझने वाले हैं और कौन से क्वेश्चन आपको क्या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझ के भी साथ साथ याद करके भी चलना है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ साथ मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा ताकि आप वीडियो के खत्म होने के बाद भी आप अपनी प्रैक्टिस कर सको, क्वेश्चन को देख सको, क्वेश्चन राइटिंग जो आंसर राइटिंग है वो अपनी प्रैक्टिस कर सको। ये सब कुछ हमारा इस वीडियो में रहने वाला है। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो देखो आपके पास नोट्स आपके सामने आप आ जाएंगे। सो शुरू करते हैं। देखो ये आपके पास अपने नोट्स आ जाते हैं जहां पर हमारा चैप्टर आ जाता है, चैप्टर फर्स्ट जो कि आ जाता है हमारे पास केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वही हम करने वाले। अगर आप जो इंटरनल क्वेश्चन है साथ साथ आप पूरे चैप्टर को कैसे पढ़ा जाता है, पढ़ना है, साथ साथ जो रिविजन वीडियो है वो देखना चाहते हैं तो आपको चैनल पर सब कुछ मिल जाएगा। चलो शुरू करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। मींस जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसको, मैग्नीशियम जो रिबन होता है उसको आप मतलब कि बर्न करने से पहले आप उसको क्लीन क्यों करते हो? ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो आपका मैग्नीशियम रिबन रखा होता है वो एटमॉस्फेयर के तो कांटेक्ट में होता है। अब एटमॉस्फेयर में आपकी क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। तो जो यहाँ पर जो आपका मैग्नीशियम है, एक सेकेंड, हाँ जी, जो आपका ये मैग्नीशियम है और साथ साथ जो एटमॉस्फेयर की एयर है वो आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, मैग्नीशियम की ऑक्साइड बना लेते हैं। उसके ऊपर जो मैग्नीशियम है वो उसकी ऑक्साइड बन जाती है। इस वजह से वो क्या हो जाता है, एक तरीके से वहां पर क्लोराइड हो जाता है। वो कोरिजन ना हो, वो क्लीन करने के लिए हम मतलब कि वो साफ हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, वो जो ऑक्साइड की लेयर बनी हुई है उस पर रखे पर वो साफ हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको क्लीन करते हैं। बाकी आंसर किस तरीके से लिखना है वो आपको यहाँ पर सारी चीजें ही मिल जाएंगी। चलो जी, नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन आता है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यहाँ पर आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने का सिंपल आपका तरीका होता है, जैसे आपको दिया हुआ हाइड्रोजन प्लस क्लोराइन इज इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइन। तो पहले आपका हाइड्रोजन क्या होता है, H2, क्लोराइन आपका क्या होता है Cl2 और आपका क्या बन जाएगा, HCl आपका बन जाएगा। अब यहाँ पर H2 है, Cl भी 2 है, तो यहाँ पर अभी आप क्या लगा दोगे, 2 लगा दोगे। तो इस तरीके से आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। बाकी इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं उसके रूल सबसे पहले ये होते हैं। सबसे पहले तो आप अपनी जो इक्वेशन है वो लिख लो, जैसे हमने यहाँ पर लिख लिया H2 प्लस का Cl2 प्लस का इक्वल टू प्लस नहीं, यहाँ पर आएगा इक्वल टू HCl। पहले तो आप ये लिख लो। सबसे पहले आपको देखना है H और ऑक्सीजन, इन दोनों को छोड़ के जो और आपके एलिमेंट्स हैं इनको सबसे पहले बैलेंस करना होता है, उनको आप बैलेंस करो। जैसे Cl यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 लगा दो, तो आपके यहाँ पर क्या हो गया, Cl भी 2 हो गए। अब यहाँ पर हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं वो ऑटोमेटिकली ही बैलेंस हो जाते हैं, आपको उन दोनों को छोड़ के और जो सारी चीजें उनको बैलेंस करना होता है। अब यहाँ पर बैलेंस करने का एक और आगे चीज आती है, जो हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है वो किस किस फॉर्म में, वो गैसियस फॉर्म में। तो आप इन दोनों के नीचे गैसेस लगा दोगे और ये भी आपकी गैसेस बनती है, तो आप अपना सिंपल ये गैसेस फॉर्म में लिख दोगे। ये आपकी क्या बन जाएगी, करेक्ट बैलेंस्ड इक्वेशन बन जाएगी। आगे बात करते हैं, उसने कहा था बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड क्या होता है, BaCl2, ये आपका बेरियम क्लोराइड होता है। इसको मैं रफ कर देता हूं, यहाँ पर हमारे पास स्पेस भी हो जाएगा। हाँ जी, उसने कहा था बेरियम क्लोराइड में आपको क्या ऐड करना है, प्लस का एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट होता है Al2SO4 का होल थ्राइस, ये आपका एल्यूमिनियम सल्फेट होता है। इससे क्या बना, इसका आपका बेरियम सल्फेट बना, मतलब कि BaSO4 बना। साथ में आपका क्या बना, साथ में प्लस में बना एल्यूमिनियम क्लोराइड, मतलब का AlCl3, तो आपको बना। अब आपको करनी है बैलेंस। देखो बैलेंस करने के लिए सबसे बड़ा रूल वही है, सो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम है उन्हें भूल जाओ। हाँ जी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम है ना भूल जाओ, और उसके सिवा जितने भी आपके एलिमेंट है उनको क्या करना शुरू कर दो, उनको आप बैलेंस करना शुरू कर दो। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ BA को बैलेंस करते हैं। तो आपका BA एक इस साइड कितने हैं, BA आपका 1 है और उधर कितने सिंगल है, तो मैं यहाँ पर सिंपल क्या कर देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। अब ये जरूरी नहीं होगा 2 ही यहाँ पर रहेगा, आगे चेंज भी हो सकता है। अब यहाँ पर मेरा AL कितना है, AL मेरा इधर 2 है और उधर मेरा AL कितना है, सिंगल है, तो मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब आगे देखते हैं, BA बैलेंस हो गया, AL बैलेंस हो गया। अब Cl को बैलेंस करते हैं। Cl इधर कितने हैं, वो 2 है और उधर कितने हैं, Cl उधर 3 2 6 हो गए, तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 3 2 6, इधर भी Cl6 और उधर भी 6 2 6 Cl6। लेकिन उसकी वजह से BA इधर कितने हो गए, 3 हो गए, तो इधर भी मेरे को BA क्या करना होगा, 3 करना होगा। तो ये मतलब कि हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, इस तरीके से आपको करना होता है। बाकी मैं आपको एक डेमो करके दिखा रहा हूँ किस तरीके से आपको करना है। SO4 इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, बट वहां पर थ्राइस हो गए, तो ये भी आपका 3 से मल्टीप्लाई होगी, तो आपका इक्वल सारे
आगे तो आपकी इक्वेशन बन गई BaCl2 प्लस का Al2SO4 होल थ्राइस इज इक्वल टू 3BaSO4 प्लस का 2ASL2। आपके सारे बैलेंस हो गए ना, Ba3 है, इधर भी Ba3 है, Cl इधर कितने हैं 3 2 6, उधर भी 6 है, Al इधर कितने 2 हैं, उधर भी Al2 है, और SO4 का होल थ्राइस उधर भी SO4 आपका आता है। तो इस तरीके से आपके सारी मतलब की इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। बाकी लास्ट में आपको ये सॉलिड है तो सॉलिड लिख दोगे, ये भी सॉलिड था, ये भी सॉलिड था, और ये भी आपका सॉलिड था। और अगर कोई गैस होती है मतलब कि कोई अगर आपका पीपीटी होता है तो पीपीटी में अपना एरो नीचे लगा देते हो, और आपकी गैस कोई उड़ने वाली होती है मतलब कि उड़ जाती है जो गैस, उसमें एरो ऊपर लगा देते हो। इस तरीके से आप बैलेंस करोगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है सोडियम प्लस का वाटर। सोडियम क्या होता है आपका, यहाँ पर हम लिख देते हैं सोडियम आपका आ गया Na और वाटर आपका आ गया H2O। ये क्या बना रहे हैं मिलके आपका बना रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कि NaOH आपका बना रहे हैं, साथ में आपका निकल रही है हाइड्रोजन। तो आपको इसको बैलेंस करना है। सबसे पहले हम देखो H और O को छोड़ दो, Na पारा दो, तो Na इधर 1 है उधर भी 1 है, तो ये हमारा बैलेंस हो गया। H इधर कितने हैं 2 हैं, उधर भी 2 है, हो गया बैलेंस। O उधर कितने हैं 1 है, बट इधर 1 है, और उधर Na, एक सेकंड इसको थोड़ा सा साफ लिख दूं, NaOH। तो सारी चीज़ें आई थिंक बैलेंस ही है, नहीं कुछ रहता है आई थिंक। देखो Na 1 है, इधर भी 1 है, ठीक है। H2 इधर कितने, हाँ देखो H इधर 2 है, इधर 1 H ये रहा, 1 H ये रहा, तो H इधर हमारे मतलब 3 हो गए, तो हमें बैलेंस करना होगा। तो मतलब 3 इधर से 3 हो गए, तो 3 और इधर 3 है, इधर 2 है, तो दोनों का एलसीएम 6 आएगा। तो मेरे को क्या बनाने होंगे 6 बनाने होंगे, तो यहाँ पर मैं सिंपल 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो H इधर 2 2 जा 4 हो गए, और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 2 जा 4, मतलब कि हाइड्रोजन 4 हो गए, और ऑक्सीजन भी मेरी 2 2 हो गई। अब यहाँ पर 2 लगाने की वजह से जो N है वो डबल हो गए, तो यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा। और साथ में ये सॉलिड है, ये मेरा लिक्विड है, ये मेरा एक्वस फॉर्म में आएगा, और ये मेरा गैसेस फॉर्म में आएगा, तो ये मेरे को लिखना ही होगा। तो ये सिंपल इस तरीके से आपको इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। क्लियर पॉइंट, आई थिंक आपकी ये चीजें समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट उसने पूछा राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद द स्टेट सिंबल। सिंबल्स भी आपको लगाने हैं सॉलिड लिक्विड गैस का फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। सबसे पहले उसने बोला सॉल्यूशन ऑफ, आपको देखो ध्यान देना है जो भी आपको केमिकल नेम है उस पर ध्यान देना है। उसने कहा बैरियम क्लोराइड था, और सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन मतलब कि वो एक्वस फॉर्म में आ जाएगा। सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट है, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, इनसोल्यूबल बैरियम सल्फेट बनता है, और सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड बनता है। तो सारी वैल्यूज आप लिख लोगे, जैसे मैं डायरेक्ट आपको नोट्स के थ्रू बता देता हूँ। सबसे पहले BaCl2 था, उसमें Na2SO4 आपने मिलाया तो BaSO4 बन गया, और साथ में NaCl आपका बन गया, और आप अपना बैलेंस भी कर सकते हो। इस तरीके से मैंने बैलेंस आपको करके दिखा ही दिया है। चीजें मैंने आपको समझा दी, अब आप अपना खुद जितने ज्यादा देखो क्वेश्चन खुद ट्राई करोगे, मैं जो समझा रहा हूँ उस चीज पर ध्यान दो। बाकी आप अपना पेन और नोटबुक लेके बैठो, जितनी ज्यादा आप चीजें खुद ट्राई करोगे आपको पता चल जाएंगी। बाकी नोट्स में आपको प्रोवाइड करा ही दूंगा, इनसे आप भी देख सकते हो। ऐसे सेकंड उसने आता है, देखो इसमें तो कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, जो जो चीजें उसने दी हुई है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया हुआ है, और सोडियम क्लोराइड दिया हुआ है, और वाटर दिया हुआ है, ये वैल्यू आपको क्या होती है सिंबल की फॉर्म में लिखनी है। तो सबसे पहले NaOH आ गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड आ गया, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, फिर NaCl सोडियम क्लोराइड आ गया, और साथ में H2 आपको मिला हुआ है। तो डायरेक्ट आपने क्या लिख दी, लिख के बैलेंस कर दी, और साथ साथ में जो इक्वेशन मतलब कि जो आपका ये सिंबल्स आते थे स्टेट सिंबल ये लगा दिए। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X। एक सॉल्यूशन है जो सब्सटेंस का, जिसका मतलब कि जो X सब्सटेंस है, हमें नहीं पता कौन सा सब्सटेंस है। फॉर अ व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है। तो देखो व्हाइट वॉशिंग का नाम आती है, सबसे पहले आपके दिमाग में जाने कौन यूज होता है व्हाइट वॉशिंग के लिए, POP तो आपका यूज होता है। तो बस उस जो POP याद आ, जो POP की जितनी प्रॉपर्टीज है और जो भी उसमें केमिकल नेम्स आते हैं वो आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। राइट द नेम ऑफ द सब्सटेंस X एंड इट्स केमिकल फॉर्मूला। उस सब्सटेंस का नाम लिखना है और उसका केमिकल फॉर्मूला लिखना, आपको पता है POP होता है, उसका केमिकल फॉर्मूला लिख दोगे। राइट द रिएक्शन विद द सब्सटेंस विद द नेम अबव विद द वाटर, मतलब कि जो आपका सब्सटेंस आया है X मतलब POP, उसकी क्या लिखनी है, अब वाटर के साथ रिएक्शन लिखनी है। तो आज देखते हैं। तो आपका जो मतलब कि यहाँ पर क्या हो गया, जो सब्सटेंस हो गया वो कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड डायरेक्ट, अच्छा हाँ यहाँ पर पहले यहाँ से, तो जो आपका मतलब कि जो सब्सटेंस हो गया वो क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड जिसका सिंबल होता है CaO। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट वाइब्रेसिटी विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कि उसने कहा था ना वाटर के साथ रिएक्ट करा के दिखाना है, तो वाटर के साथ हम उसकी रिएक्शन भी लगा देंगे। तो इस तरीके से चीजें आती हैं, मतलब कि व्हाइट वॉशिंग के लिए हमारा ये भी यूज होता है। बाकी आपको POP में से ये चीज निकल के आई है, तो आपको वो वाला कंसेप्ट याद आ जाना चाहिए। क्लियर है, चलो नेक्स्ट यहाँ पर आता है why is the amount of gas collected in one of the test tube in activity 1.7 double of the amount collected in the other। मीन्स जो आपकी एक्टिविटी थी 1.7
उसमें मतलब कि एक तरफ से आप क्या करते हो, एक्टिविटी ये थी आपकी, उसमें आप मतलब कि एक जगह से आपकी ज़्यादा गैस निकलती है, दूसरी जगह से आपकी कम गैस निकलती है। तो देखो यहाँ पर आपका जो वाटर था, वाटर को आपने इलेक्ट्रोलाइट मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस से अलग अलग किया था, वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कर रहे हैं। तो वाटर क्या होता है, H2O होता है। तो H किसमें 2 आपके एटम्स होते हैं, ऑक्सीजन का 1 होता है। तो एक तरफ आपके क्या हो रहे हैं, ज़्यादा एटम है, दूसरी तरफ 1 कम एटम है, तो एक तरफ आपके जो बबल्स हैं वो ज़्यादा ही बनेंगे। तो सिंपल इसका आंसर आ जाता है। बाकी किस तरीके से लिखना है वो आपका ये आ जाता है। और कंसेप्ट यही है कि H2O है, तो H2O में हाइड्रोजन के 2 हैं, तो वो ज़्यादा एटम है, तो मतलब कि ज़्यादा ही आपका क्या करेंगे, बबल्स बनेंगे। क्लियर। नेक्स्ट आता है वाई डज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन द आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। मतलब कि जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कलर क्यों चेंज हो जाता है, जब आयरन उसमें मतलब कि मिलाया जाता है। क्योंकि जो आयरन होता है वो क्या होता है, कॉपर सल्फेट को रिप्लेस कर देता है, मतलब वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है। क्यों, क्योंकि जो आयरन होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इन कंपेरिजन टू कॉपर। तो इक्वेशन होगी हमारी Fe प्लस का CuSO4, इसमें जो Cu है उसको Fe हटा देगा और यहाँ पर बन जाएगा FeSO4 और Cu। और जो कॉपर सल्फेट होता है उसका ब्लू कलर होता है, और जो FeSO4 होता है उसका ग्रीन कलर होता है। तो ये हमारा ब्लू कलर जो है ये रिप्लेस हो जाएगा टू ग्रीन कलर। तो इस तरीके से काम चलता है। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल देना। तो एनसीईआरटी में इतने एग्जांपल है, आप कोई सा भी एग्जांपल दे सकते हो अदर देन द गिवन इन द एक्टिविटीज। जो इस एक्टिविटी में थे वो छोड़ देना। सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद द कैल्शियम कार्बोनेट टू द कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट। इस तरीके से तो आपको मतलब ये वाला वो वाला एग्जांपल ले देना, तो आप अपना ये वाला एग्जांपल दे सकते हो। ये वाला पॉइंट क्लियर है। चलो जी नेक्स्ट हम बात करते हैं, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इन रिएक्शन में कौन से सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुए हैं और कौन से सब्सटेंस आपके क्या है, रिड्यूस हुए हैं। तो जो ऑक्सीजन को ऐड मतलब कि करा देंगे वो क्या होंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, और जो हाइड्रोजन को रिमूव करा देंगे वो क्या हो जाएंगे, या फिर सिंपल बोल सकते हैं जो हाइड्रोजन को ऐड करा लेंगे वो आपके रिड्यूस्ड हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस वाले में अपना, चलो यहीं पर लिख लेते हैं। इसमें Na प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू Na2O। तो उसमें हमारा क्या हो गया, सोडियम क्या हो गया, सोडियम ऑक्सीडाइज हो गया। सोडियम ऑक्सीडाइज क्यों हो गया, क्योंकि उसने ऑक्सीजन को ऐड कर लिया। तो जो ऑक्सीजन को ऐड कर लेगा वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और जो उसके दूसरे वाला है, भाई देखो अगर एक ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो ऑक्सीजन गेट रिड्यूस, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। इसी तरीके से CuO में से O इसमें से हट रहा है, तो O अगर इसमें से हट रहा है तो एक तरीके से ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। मतलब कि ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का ऐड होना ये रिडक्शन होता है, और ऑक्सीजन का ऐड हो जाना और हाइड्रोजन का रिमूव हो जाना ये आपका ऑक्सीडेशन होता है, याद रखना। और आपका जो हाइड्रोजन है H2 क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। ऑक्सीजन का ऐड हो जाना, हाइड्रोजन का रिमूव हो जाना, वो आपका क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। और आपका क्या हो जाना, ऑक्सीजन का रिमूव हो जाना और हाइड्रोजन का ऐड हो जाना, वो रिड्यूस्ड में आपका आता है, रिड्यूस सब्सटेंस। क्लियर पॉइंट। चलो ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, राइट द स्टेटमेंट ऑफ द रिएक्शन आर इनकरेक्ट। विच ऑफ द स्टेटमेंट, मतलब कि आपके यहाँ पर स्टेटमेंट दी है, आपको बतानी गलत कौन सी है। तो आपके पास एक रिएक्शन दी हुई है 2PbO प्लस का C इज इक्वल टू 2Pb प्लस का C कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको उसने बताना, उसने कहा है कि लेड जो है वो रिड्यूस हो रहा है। फिर वो पूछ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड वो कह रहा है ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। कार्बन यहाँ पर कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रहा है, और यहाँ पर कह रहा है कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। लास्ट में वो पूछ रहा है, कह रहा है कि जो आपका लेड है, लेड ऑक्सीडाइज इज गेटिंग रिड्यूस, मतलब लेड ऑक्साइड है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो देखो यहाँ पर आपकी रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, तो आप इक्वेशन को देख के पता लगाओ कि कौन रिड्यूस हो रहा है और कौन आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो उसके हिसाब से आप अपना आंसर को क्या लगाओ, टिक लगाओ। तो अब मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, 10 सेकंड में आप पता लगाओ कौन रिड्यूस हो रहा है और कौन आपका क्या हो रहा है, सिंपल आपको ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो सिंपल आप देखेंगे तो लेड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो चेक करते हैं। लेड इज गेटिंग रिड्यूस, तो चेक करते हैं जो लेड है वो रिड्यूस हो रहा है, तो यस उसमें से ऑक्सीजन हट रहा है तो वो रिड्यूस हो रहा है। तो ए पॉइंट तो मेरा ठीक है। फिर उसने बोला कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रहा है। CO2 ऑक्सीडाइज हो रहा है, नहीं CO2 कहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है, C के साथ हट गया था, तो नहीं कार्बन, अच्छा पूरा कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गेटिंग ऑक्सीडाइज। कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन अब ऐड हो गया, तो बी वाला भी ठीक है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्साइड, कार्बन क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीडाइज हो रहा है। कार्बन आपका कोई ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, ये आपका
लेड ऑक्साइड, हाँ ये आपका रिड्यूस हो रहा है, नहीं ये रिड्यूस नहीं हो रहा क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। तो ये आपका मतलब क्या हो गया सोल्यूशन ए और बी वाला ठीक है ना, तो आपका फर्स्ट पार्ट ए और बी आपका ठीक हो गया, बाकी सारे आपके गलत हैं। क्लियर है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है, यही आपका रिएक्शन है, ये आपकी एक रिएक्शन दी हुई है, आपको बताना ये किसका एग्जाम्पल है। तो सिंपल आपको पता है ये किसका एग्जाम्पल है, Fe2O3 Al, मतलब Al ने क्या कर दिया, ये रिमूव कर दिया, तो आपकी क्या बन गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बन गई। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी होती है, जब A प्लस बी बन के C बनाता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जब आपका यहाँ पर मतलब इसके साथ भी कुछ और होता है और ये इसको रिमूव कर देता, वो उसको रिमूव कर देता, तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे हम अभी एग्जाम्पल भी दे के चले थे, ये वाला हमने एग्जाम्पल दिया था जो कि डबल डिस्प्लेसमेंट का था। और डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है जिसमें कुछ मतलब कि हमारा माइनस ही हो जाता है, मतलब कोई चीज़ खत्म ही हो जाती है, उसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और कोई चीज टूट जाती है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मतलब कि एक एलिमेंट ने दूसरे कंपाउंड ऑफ एलिमेंट को हटा दिया और अपने आप जाके जुड़ गया, ये आपका क्या होती है, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू एडिट द आयरन फिलिंग्स, मतलब कि जब HCl आपका क्या मिलता है, Fe से मिलता है, तो आपका क्या बनता है, टिक द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या हो गए, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड, मतलब कि जो H2 मतलब कि क्या कह रहा है कि H2 बनता है और आयरन क्लोराइड मतलब कि FeCl3 आपका Fe2Cl3 आपका बनता है। क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस, ये आपकी प्रोड्यूस होती है, नो रिएक्शन टेक प्लेस, कोई रिएक्शन नहीं होती, आयरन सोल्ट एंड वाटर आर रिप्रोड्यूस्ड, आपका बनता है। तो हम अपनी रिएक्शन लिख लेते हैं, जैसे आपकी आयरन किसके साथ रिएक्ट करेगा, HCl के साथ रिएक्ट करके हमेशा क्या बनाता है, ये FeH को हटा के FeCl बना लेता है, FeCl2 प्लस का आपकी हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। तो ये रिएक्शन आपकी बनती है। अभी इस रिएक्शन के हिसाब से जोन से भी पॉइंट आपके ठीक है, इन चारों में से वो आप अपना टिक लगा सकते हो, ये आप अपना थोड़ा सोच सकते हो, कुछ चीज़ें मैं आपके लिए छोड़ के चलूंगा ताकि आपको पता चल जाएगा, बाकी आपको नोट्स में तो आंसर मिल ही जाएगा। तो ये आपका आंसर आता है, तो ए आपका जो होगा ऑप्शन ठीक होगा, और हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड आपका दो जो चीज़ें बन रही है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट वो कहता है व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन कौन सी होती है, जिसमें दोनों साइड आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका दोनों का मास क्या हो, आपस में इक्वल हो, साथ साथ उनमें जो स्टेट्स के सिंबल्स हैं वो आप लगाते हो, तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। व्हाई शुड द केमिकल इक्वेशन की बैलेंस क्यों होनी चाहिए, क्योंकि देखो आपका आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसके अकॉर्डिंग तो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट होता है वो हमेशा टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए, इसलिए हम इक्वेशन को बैलेंस करके चलते हैं। बाकी लिखना किस तरीके से वो आपकी यहाँ पर चीजें आ जाती हैं, समझ आपने ली ही किया। ठीक है, नेक्स्ट आता है ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में ट्रांसलेट करना है तो सिंबल की फॉर्म में लिखना है और फिर उसको क्या करना है, बैलेंस कर देना। देखो हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन, तो मतलब कि हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया NH3 आपका होता है, तो फिर सिंपल इसका आप बैलेंस कर लोगे। बैलेंस क्या करोगे, देखो n कितने हैं, n इधर 2 है इधर 1 है, तो इधर डबल कर दोगे, हाइड्रोजन 3 दूनी 6 है, यहाँ पर आपका क्या कर दोगे 3 दूनी, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 आपका हो जाएगा। आई होप आपकी मतलब कि अब जब बैलेंस इक्वेशन को कैसे करना है वो आपकी सारी चीजें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट उसने बोला हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर, हाइड्रोजन जो सल्फाइड गैस H2S वो बर्न करती है एयर में, मतलब ऑक्सीजन में वो बर्न करेगी, और क्या बना रही है वो गिव्स वाटर, आपका वाटर दे रही है, साथ साथ आपको वो सल्फर और डाइऑक्साइड दे रही है। बैलेंस कैसे करोगे, सबसे पहले S को करो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में करते हैं, तो S क्या है आपका, S इधर 1 है और उधर आपके 1 है, तो बैलेंस है। ठीक है, चलो हाइड्रोजन इधर 2 है, उधर भी इधर 2 है और उधर भी आपके 2 है, ऑक्सीजन इधर 2 है, उधर 2 3 उधर 3 हो गए, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसकी यहाँ पर भी 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो S कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, इस वजह से मेरे को यहाँ पर भी क्या करनी होगी 2 की मल्टीप्लाई करनी होगी। अब यहाँ पर देखते हैं कितने कितने हो गए, ऑक्सीजन मेरे क्या हो गए 4 हो गए, तो यहाँ पर मेरे को 2 से भी मल्टीप्लाई करना होगा, नहीं ऑक्सीजन उधर 3 थे ना, तो 3 पहले थे तो यहाँ पर 3 से करना होगा, जब आपके 6 बनेंगे तो 2 दूनी 4 और 5 और 2 6, तो आपका इस तरीके से आपकी इक्वेशन बन जाएगी। बाकी मैंने यहाँ पर लिख रखा है, यहाँ से आप चीजें देख सकते हो। नेक्स्ट वो कह रहा है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट, क्या बनाता है एल्यूमिनियम क्लोराइड और PPT बनाता है बेरियम सल्फेट का, तो आप अपनी सारी वैल्यूज रख लोगे और उसको बैलेंस कर दोगे। ऐसी पोटेशियम मेटल किसके साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकालता है, तो पोटेशियम किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। इसको आप क्या करना है, सिंपल इस फॉर्म में लिखना है। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, इनको बैलेंस करना है, तो बैलेंस कैसे करते हैं, देखो भैया जैसे यहाँ पर हम देखें, जैसे यहाँ पर सबसे पहले n को देखते हैं, n के इधर 1 है और n के इधर कितने हैं, n के इधर आपके 1 ही आ गए, मतलब 2 आपके हो गए, तो उसको क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर आप देखते हैं ऑक्सीजन बाद में देखेंगे, Ca इधर 1 है और Ca इधर भी 1 है, तो ये आपका बैलेंस ही है। अब अपना देखते हैं ऑक्सीजन इधर 3 और 2 3 2 5 आपके ऑक्सीजन के, और इधर कितने हैं, एक आपका ये रहा और 3 दूनी 6 और एक 7, तो इधर 7 हो गए, तो मतलब आपको मल्टीप्लाई करनी होगी। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे,
हम बना देते हैं 7 है ना, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इधर हो गए 2 3 दूनी 6 7 8, तो ऑक्सीजन इधर 8 हो गए, उधर कितने हो गए 3 2 2 उधर हो गए और 3 3 दूनी 6 7 8, तो 8 8 आपके क्या हो गए ऑक्सीजन हो गए, आपके ऑक्सीजन हो गए। और क्या बचा, आई थिंक सारी चीज़ बैलेंस होगी, चेक करें 2HNO देखा हमने, 2HNO सही था, ये भी हमारा सही हो गया, और इसमें कोई मल्टीप्लाई, हाँ तो इस तरीके से आपको डायरेक्ट बैलेंस करनी है। तो एक मैंने आपको करके दिखा दी, बाकी आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं। देखो इसमें ऐसा कुछ हार्ड नहीं है, कुछ भी ज़्यादा समझने का नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है जो मेथड मैं कह रहा हूँ फॉलो करो, स्टेप्स फॉलो करो। सबसे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को भूल जाओ, बाकी जो सारी चीज़ें उनको बैलेंस करने की कोशिश करो, वो जब बैलेंस हो जाए फिर ऑक्सीजन पे जाओ, और फिर लास्ट में हाइड्रोजन अपने आप ही बैलेंस होता आपको दिख जाएगा। क्लियर है, चलो इस तरीके से आपके सारे आंसर आ जाते हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इन सब की बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी है, तो सिंपल आपको हर किसी का सिंबल याद होना चाहिए। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ये आप लिख दोगे, फिर आप डायरेक्ट, फिर आप डायरेक्ट, फिर आप ये डायरेक्ट लिख दोगे। इसमें आपको आई थिंक ऐसा कुछ मतलब कि बताने वाली चीज़ नहीं है, ये आप अपना इतना चीज़ें अंडरस्टूड कर ही सकते हो। तो डायरेक्ट मतलब इसमें तो आपको डायरेक्ट वही लिखना था, आपको हर चीज़ का क्या होना चाहिए, नेम केमिकल सिंबल याद होना चाहिए, तो आपकी सारी चीज़ें आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है राइट, वही सिंपल बैलेंस केमिकल इक्वेशन बताना है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन भी बतानी है। मैं टाइप बताता हूँ किस तरीके से पता लगाएंगे। तो ये तो देखो सबकी तो आप अपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन तो लिख दोगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, सबकी आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दी। अब देखो यहाँ पर कैसे पता चलेगा रिएक्शन का कौन सा केस है, तो देखो KBr और BiL2 मतलब 2 कंपाउंड थे, इसमें से देखो ये इसमें चला गया और ये इसमें आ गया, तो मतलब यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो रिएक्शन कौन सी होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें क्या ZNO ये टूट के 2 में बन गया, तो टूटने को क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसमें 2 चीजें जुड़ के एक चीजें बना रही है, मतलब कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब यहाँ पर क्या रहा है, 2 चीजें जुड़ रही हैं, मतलब जुड़ नहीं रही है, ये इसने को क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है, तो ये क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर इसमें भी MLG या कुछ और यहाँ पर चीज होती, ये इसको रिमूव करता, वो उसको रिमूव करता, तो वो बन जाती डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पर सिंपल हमारा क्या है, एक ही है, तो ये क्या बन गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसने इसको एक को ही रिमूव किया हुआ है। क्लियर बात, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट उसने नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, उसको ट्राई करो थोड़ा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, तो जिन रिएक्शंस में से हीट क्या हो, बाहर निकले, एक्सोल हो मतलब कि बाहर निकले, तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिन रिएक्शन में हीट आपको देनी पड़े रिएक्शन कराने के लिए, उनको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल्स आपके ये आगे, गिव द एग्जांपल्स ऑफ द रिएक्शन, तो एग्जांपल्स आपके दोनों लिख सकते हो। क्लियर है, चलो नेक्स्ट आता है व्हाई इज द रेस्पिरेशन कंसीडर एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब रेस्पिरेशन रिएक्शंस को आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोलते हो, क्योंकि रेस्पिरेशन रिएक्शन में आपकी जो हीट वो निकलती है, जब भी मतलब आप सांस लेते हो तो आपकी बॉडी क्या हो जाती है, हीटअप हो जाती है, क्योंकि ये केमिकल प्रोसेस होता है, आपके अंदर ऑक्सीजन जाती है, वो मतलब कि आप ब्लड में मिलती है, फिर वो प्रोसेस होकर आपकी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाती है, तो उसके थ्रू आपकी जो हीट है वो बॉडी में से बाहर निकलती है, तो हीट बाहर निकल रही है, तो इसलिए कौन सी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपकी होगी। तो इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हो, समझने के लिए आप ये चीजें समझो। नेक्स्ट आता है व्हाई आर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ द कॉम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होती है वो डिकम्पोजिशन का एक तरह से अपोजिट क्यों है। देखो कॉम्बिनेशन क्या होती है, A+B बन के C रिएक्शन मतलब कि C का आपका कंपाउंड बनाती है, और डिकम्पोजिशन में क्या होता है, A आपका मतलब कि A होता है वो टूट के B और C बनाता है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, एक तरह से अपोजिट हो गए। राइट द इक्वेशन ऑफ दीज इक्वेशन, इनके दोनों के आपको क्या देना है, एक एक एग्जाम्पल देना, तो पहले आप ये लिख दोगे और दोनों का क्या दे दोगे, एक एक एग्जाम्पल दे दोगे। नेक्स्ट आता है राइट वन इक्वेशन फॉर ईच decomposition reaction where energy is supplied in the form of heat, light and electricity, मतलब हीट और लाइट इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में आपको क्या उसमें प्रोवाइड किया। तो थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब होता है आपको हीट की है, आपने हीट दी, बहुत ज़्यादा गर्मी की और उससे चीज़ें टूट गई, तो आप अपनी ये वाली रिएक्शन लिख देना जिसमें फेरस सल्फेट फेरिक ऑक्साइड से आपका रिएक्ट करके टूट रहा है, टूट के आपका सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड की गैस निकाल रहा है। डिकम्पोजिशन बाय लाइट, लाइट से डिकम्पोजिशन मतलब कि उस पर किसी सब्सटेंस पर लाइट डाली जाए और वो क्या है, टूट जाए, तो सिल्वर क्लोराइड के ऊपर लाइट डाली जाएगी तो सिल्वर और क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाता है। डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट पास करके उन दोनों को अलग कर दिया जाए, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड में करंट अगर पास करेंगे तो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन आपका बन जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपका व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या आपका रिएक्शन होता है, तो जैसे डिस्प्लेसमेंट में मान लो AB प्लस का C इज इक्वल टू ये होगी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में ये जो B है ये मतलब कि A किसके साथ चला जाता है, C के साथ चला जाता है, तो ये क्या बन जाता है, AC प्लस का आपके पास अलग चीज बन जाती है। और डबल डिस्प्लेसमेंट में ये AB प्लस का BC था, तो यहाँ से AB की जगह BC नहीं है,
ए बी प्लस का बी सी डी ये आपका था, तो ए की जगह आपका सी आ जाता है और बी आपका सी के साथ बन जाता है। इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट और इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिसमें सिर्फ एक रिमूव होगा वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें दो इंटरचेंज हो जाएंगे उसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये आप इस तरीके से आप लिख सकते हो। क्लियर है पॉइंट? चलो जी आपका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका था 20। चलो 21 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम द सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटेरियल। मतलब कि उसने आपको रिएक्शन दी हुई है, इस रिएक्शन को सबसे पहले आप सिंबल की फॉर्म में लिख लोगे, राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो सबसे पहले उसने क्या बोला था, सिल्वर की रिफाइनरी हो रही है, सिल्वर नाइट्रेट, सबसे पहले सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट लिख देंगे। इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर, कॉपर से रिएक्ट करा के कॉपर नाइट्रेट आपका बन रहा है, मतलब ये कॉपर इस एजी को हटा के अपने आप बन जाएगा और सिल्वर आपका अलग से निकल जाएगा। ये उसने मतलब पूछा था, आपने केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में लिख दिया। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जिसमें भी रिएक्शन करने के बाद लास्ट में आपका क्या हो जाए, इनसोल्यूबल सब्सटेंस बन जाए, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। गिव एग्जांपल देना, एग्जांपल आप ये वाला, मतलब काफी एग्जांपल है, कोई सा भी एग्जांपल दे सकते हो, तो एग्जांपल तो आपको डायरेक्ट याद ही करने होंगे। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स गेन और लॉस ऑफ द ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन और आपको ऑक्सीजन का लॉस होगा या गेन होगा उसके फॉर्म में बताना है। तो ऑक्सीडेशन में आपका ऑक्सीजन का क्या होता है, गेन होता है, और साथ साथ आप याद रख लो हाइड्रोजन का मतलब कि माइनस होता है। और रिडक्शन में आपका क्या होता है, ऑक्सीजन आपकी हट जाती है और जो हाइड्रोजन है वो आपकी ऐड हो जाती है। ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन। यस, ऑक्सीडेशन क्या होता है, एक तरह से गेन होता है ऑक्सीजन का। तो एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, एग्जाम्पल 1 2 3 आपका ये सारे एग्जाम्पल आ जाते हैं, आप एग्जांपल लिख सकते हो। चलो जी नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है 24, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी एक्स वाई कंपाउंड आपके निकला है। वैसे एनसीईआरटी में जितने भी सारे इसमें क्वेश्चन थे ज्यादातर सारे इंपोर्टेंट ही है, बट जिसमें एक्स कंपाउंड आपसे निकाले, जिसमें आपसे वो बैलेंस करवाएगा इक्वेशन, और जिसमें आपको क्या करवाएगा, इक्वेशन देगा, आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है, वो इंपोर्टेंट सारे क्वेश्चन होते हैं। ये वाला सबसे इंपोर्टेंट है। उसने कहा शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग द एयर बिकम्स ब्लैक, मतलब कि एक आपके पास शाइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट है जो कि एक्स है, जिसको हीट करने के बाद वो क्या बन जाता है, ब्लैक बन जाता है। नेम दैट एलिमेंट, उसको सबसे पहले एलिमेंट का नाम लिखना है एक्स एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड, और ब्लैक कलर आपको मतलब कहाँ से आया वो। तो देखो आपको बताया ब्राउन कलर का जो कलर्ड कंपाउंड था वो कौन था, वो था आपका कॉपर, क्योंकि कॉपर ही आपका क्या होता है, ब्राउन कलर का होता है। एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड इज फॉर्म बाय द कॉपर ऑक्साइड, और जो ब्लैक कलर का कंपाउंड बनता है वो कॉपर ऑक्साइड बनता है, क्योंकि आपको रिएक्शन याद है, जब आपका कॉपर की क्या मिलता है, कॉपर मतलब कि कॉपर जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, तो क्या बनते हैं, आपको कॉपर ऑक्साइड बनती है जो कि ब्लैक इन कलर होती है, मतलब एक तरीके से रस्टिंग होती है किसकी, कॉपर की। आपका आंसर आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट आता है व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन द आयरन आर्टिकल्स, मतलब जो आयरन के आर्टिकल्स होते हैं उसके ऊपर हम पेंट क्यों करते हैं। तो सिंपल उसकी रस्टिंग बचाने के लिए हम क्या करते हैं, पेंट करते हैं। अब जो मान लो फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या आ गया, आयरन का ये पीस आ गया, तो आयरन के पीस पर हमने क्या कर दिया, हमने कोई पेंट करा दिया, मतलब कि ठीक है, यहाँ पर एक सेकेंड, ये मैंने क्या करा दिया, इसके ऊपर पेंट कर दिया। तो पेंट करने से जो ये आयरन की जो लेयर है और जो उसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन जो वाटर है उसके पार्टिकल्स इस आयरन से क्या होंगे, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होंगे, तो यहाँ पर हमारी क्या होगी, यहाँ पर रस्टिंग अब नहीं होगी। तो इस तरीके से आयरन को पेंट करने के बाद हम क्या बचा सकते हैं, रस्टिंग से बचा सकते हो। तो ये सिंपल आपका आंसर आ जाता है। आगे चलते हैं। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड्स आइटम आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन वाई, मतलब कि जो ऑयल और फैट कंटेनिंग जितने भी आपके फूड आइटम्स होते हैं उनको क्या करते हैं, नाइट्रोजन के साथ फ्लश करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो नाइट्रोजन होता है वो जो ऑयल और फैल होता है, ऑयल और फैट होता है, उसको क्या कर देता है, डीकंपोज कर देता है, उसको डीकंपोज कर देता है। मींस नाइट्रोजन इज अ इनर्ट गैस एंड डज नॉट इजीली रिएक्ट विद दीस सब्सटेंसेस ऑन द अदर। अच्छा हाँ, मतलब उसने बोला फ्लश विद, मतलब कि उसने पूछा हुआ है कि मतलब कि जो ये दोनों जो सब्सटेंसेस हो गए, इनको जब पैकिंग किया जाता है, तो पैकिंग करने के बाद मैंने क्वेश्चन को थोड़ा मिसमैच कर दिया था, एक इस टाइप का अलग क्वेश्चन है। ऑयल और जो फैट होते हैं उनको मतलब कि जब डब्बों में पैक किया जाता है तो उसके अंदर नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? तो जो नाइट्रोजन गैस होती है वो एक इनर्ट गैस होती है, वो इजीली से इन सब्सटेंस के साथ रिएक्ट नहीं करती, और वो रिएक्ट नहीं करेगी तो जो ये ऑयल और फैट वाली जितने भी सब्सटेंसेस है जल्दी से खराब नहीं होंगे, और लॉन्ग टर्म के लिए इनको क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप मतलब कि रेंसिडिटी वाले टॉपिक में ऐसा आता है, रेंसिडिटी मतलब फूड का खराब हो जाना। तो अगर हम नाइट्रोजन गैस मिलाएंगे तो वो रिएक्ट नहीं करेगी और यहाँ पर फूड भी जल्दी से खराब नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, इन टर्म्स को एक्सप्लेन करना है। कोरिजन, कोरिजन का मतलब होता है
जो भी एलिमेंट है उस पर रस्ट लग जाना, मतलब कि वो क्या हो जाना, खराब हो जाना, कोई भी एलिमेंट का खराब हो जाना उसको हम बोलते हैं कोरिजन। और रेंसिडिटी मतलब एक तरीके से यहाँ पर आ गई रस्टिंग। रस्टिंग मतलब कि आयरन पे क्या लग जाना, मतलब ये होता है एफई पे जंग लग जाना, रस्टिंग, उसको बोलते हैं कोरिजन। रेंसिडिटी का मतलब होता है खाने का खराब हो जाना, खाने का सड़ जाना, उसको बोलते हैं रेंसिडिटी। एग्जाम्पल आप इस तरीके से लिख सकते हो, आप अपनी इक्वेशन भी दे सकते हो। ये आ गया कोरिजन की डेफिनेशन, ये आपकी रिएक्शन, और रेंसिडिटी की आपकी इक्वेशन आ गई। तो सिंपल आपको याद रखना है, कोरिजन का मतलब होता है जब भी आपका कोई मटेरियल है वो क्या हो जाता है, वो आपका रस्ट खा जाता है तो उसको कोरिजन बोलते हैं। और रेंसिडिटी का मतलब कि ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से जो फैट और ऑयल है वो क्या हो जाए, खराब हो जाए, मतलब उसका टेस्ट और स्मेल बेकार हो जाए खाने का, उसको बोलते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी कैन बी अवॉइडेड किस किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले खाने को टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके, साथ साथ उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिलाकर, और लास्टली एक नाइट्रोजन इन्वायरमेंट उसमें डाल के उसको क्या कर सकते हैं, खाने को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। सो आई होप आपके सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, वीडियो भी आपको काफी हेल्पफुल लगेगी। अभी भी अगर आपका कोई डाउट आता है तो ये वीडियो को आप रिपीट में देख लेना, मैं आपको गारंटी देता हूँ हर एक चीज मैंने आपको इस तरीके से समझाई है, इस लेवल पे समझाई है कि जो चीज समझने की वो आपको प्रॉपर समझाइए। जहां पर डीप आपको समझाना था डीप समझा दिया, बाकी नोट्स आपको मिलेंगे, एक बार आप इन नोट्स को पढ़ लेना, आपकी सारी चीजें हो जाएंगी। बाकी ये वाली वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना। एंड यस, आपके लिए काफी प्लेलिस्ट, आपके लिए हेल्पफुल कंटेंट पहले से अपलोड है, रिवीजन सीरीज, थ्योरी सीरीज, आपके पास पूरा चैप्टर समझा रखा है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो, और सब कुछ आपको पहले से वहां पर बताया हुआ है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो, और ज्यादा से ज्यादा अपने जो दोस्त हैं, क्लासमेट्स हैं, और जो क्लास के ग्रुप्स हैं उनमें शेयर करो। जितनी जल्दी आपके सब्सक्राइबर भी, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, हम आपको और ज्यादा हेल्पफुल कंटेंट जो प्रोवाइड है वो फ्रीली और ज्यादा प्रोवाइड करेंगे। बाकी ये वाली वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना। एंड यस, जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।